दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद इसके 20 टॉप यानी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेके आए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें और याद जरूर कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ पे पुनः स्थापना यानी किस शासन वंश की गई थी, ये पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शन में है हैब्सबर्ग, फिर आर्लिया वंश, बुर्बो वंश और यहाँ पे जारशाही वंश के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस वंश की जो स्थापना यानी पुनः जो स्थापना कांग्रेस वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपको बता दें कि वियना कांग्रेस की जो स्थापना पुनः की गई थी तो वो बुर्बो वंश के को किया गया था यानी द्वारा की गई थी। तो आप इसे आप याद कर लें, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी अवलंबन जो किसने किया था रक्त एवं लौह की नीति का, तो ये बताना है। और आपको दे रखा ऑप्शन में मैजनी है, ऑप्शन बी में हिटलर है और फिर आपका बिस्मार्क है और विलियम यानी प्रथम है। ये विलियम प्रथम है यानी प्रथम इसको समझेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन था किसने किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ने किया था। आप इसे बिल्कुल याद कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें आप यहाँ पे। अगला सवाल तीसरे नंबर का सवाल यहाँ पे है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, यानी ये कार्बोनरी संगठन की जो स्थापना आप कह सकते हैं कि किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे तो करा 1832, 1815 और 1810 और 1831 ईस्वी यहाँ आपके ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि कार्बोनरी संगठन की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1810 ईस्वी यानी 1810 ईस्वी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे करा सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इसका यानी जो ऑप्शन देखेंगे तो करा है पर्सा और ब्रिटेन के बीच और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच और फ्रांस और पर्सा के बीच और करा है यहाँ पे कि पर्सा और रूस के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच इसका युद्ध हुआ था। तो आप इसे याद कर लेंगे और यहाँ पे और होगा और किसके बीच, तो पर्सा के बीच याद रखेंगे। तो आपका सही ऑप्शन डी ये सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 55वां सवाल है और 55वां सवाल यहाँ पे कर रहा है कि सार्डिनिया जो पिडमाउंट का जो शासक था वो कौन था, यानी शासक पूछ रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। और यहाँ पे दे रखा है आपको नेपोलियन तृतीय, उसके बाद काउंट काबूर है और विक्टर इमैनुएल है और विलियम प्रथम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा विक्टर है ना इमैनुएल सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विक्टर इमैनुएल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6ठा प्रश्न है और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो के माध्यम से ये सारे सवालों को अगर आप याद कर लेते हैं, और एक पार्ट और आएगा, ये एक ही पार्ट है, ये जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इसका जो हम 2 पार्ट बनाने वाले हैं और इसमें सारे क्वेश्चन को सम्मिलित करना हम चाहेंगे, है ना, क्योंकि आपके जितने भी हम प्रश्न लाते हैं आपके टेक्स्ट बुक से हम बना के आपके सामने लाते हैं और जो गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं उसको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो सारे सवालों को आप जरूर यानी याद कर लें, पढ़ लें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए तो ये आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद और उसका यानी पहला पार्ट है। इसमें यानी 20 क्वेश्चन है, फिर आने वाले में भी 20 से 25 यानी आपके लिए
वो सारे क्वेश्चन लाएंगे जो संभवतः यानी पूछे जाते हैं, और वैसे क्वेश्चन हम सम्मिलित नहीं करते हैं जो कि आपके एग्जाम में उसकी चांस बहुत कम होती है, उसको नहीं लाते हैं। तो जो टॉप होते हैं ना, जो यानी आपके इम्तिहान में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे सवालों को हम सम्मिलित करते हैं। तो चलिए अगर छठे नंबर के सवाल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे करा यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनान। यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का यानी पालना कहा जाता है यूरोप को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यानी यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें किसकी यानी पराजय हुई थी, यानी कौन हार गया था? ऑप्शन में है रूस की, तुर्की की, फिर है यूनान की और फ्रांस की। आपको बताना है कि किसकी यानी जो है यहाँ पे पराजय हुई थी। तो इसमें तुर्की की पराजय हुई थी, तो आप याद कर लें तुर्की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे है एड्रिया नोपुल की जो संधि किन देशों के बीच हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो और ऑप्शन में आपको दे रखा है तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी और हंगरी पोलैंड के बीच। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच, यानी तुर्की और यानी रूस के बीच हुआ था। तो आप इसे याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये तो बहुत ही प्रचलित यानी सवाल है, कोई भी स्टूडेंट इसे याद रखता है। तो पेशे से वो नाविक थे, तो आप याद रख लेंगे कि ये नाविक थे, पेशे से नाविक थे, है ना, नाविक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला 10वां प्रश्न है आपका। 10वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये भी प्रचलित यानी है, कई बार ये प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हॉट यानी प्रश्न हो जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी है, इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आप इसे याद कर लेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में और 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 में। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? यानी ये देश का नाम पूछ रहा है कि किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। पहला ऑप्शन में देखेंगे फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, और फिर यहाँ पे है हंगरी है और इंग्लैंड है। तो आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। तो आप याद रखेंगे इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है। किस ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र यानी फ्रीडम यानी जो है राष्ट्र यानी नेशन यानी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में 1835, 1832, 1842, 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी को, यानी 1832 को यानी इसे स्वतंत्र यानी राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यानी कौन सा ज्ञान विज्ञान जो यहाँ पे साहित्य जो है ये जो है प्रेरणा स्रोत रहा है, जो मोटिवेट इंस्पायर करता रहा है, वो पूछा जा रहा है कौन सा देश? तो जर्मनी है, यूनान है, तुर्की है और इंग्लैंड है। तो इसमें से कौन सा यानी देश जो इससे क्या क्या है प्रेरणा स्रोत रहा है इनके लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यूनान। यूनान आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे है एड्रिया नोपुल की संधि कब हुई? तो यहाँ पे इसका संधि पूछा जा रहा है कि कब इसकी संधि होगी? 1828 में, 1829 में, 1830 में और 1931 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1829 ईस्वी को
यानी इसकी संधि हुई थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला सवाल कर रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन यानी सवाल है जो कि आपके इम्तिहान में, आपके एग्जाम में बार बार यानी पूछे जाते हैं। तो इसकी संधि यानी करने का मतलब जो है इटली तथा करा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका सही आंसर यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत ही प्रचलित है। करा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना, किसने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका ऑप्शन इस तरह से है कि लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, फिर है नेपोलियन द्वितीय और बिस्मार्क। तो इसमें आपको बताना है कौन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, है ना, बोनापार्ट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। ये जालबेरिन एक संस्था बनाई गई थी। ये किसके लिए बनाई गई थी या कैसी संस्था थी। तो ये जो है व्यापारियों के लिए बनाया गया था, व्यापारियों के लिए ये संस्था बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें और ये आपका 19वां और इसके बाद एक आखिरी सवाल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आप मज़ा भी आ रहा होगा। अगला है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, यानी पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को किसने कुचल दिया था, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें देश का नाम आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देश के ही नाम पूछे जाते हैं, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था वो नहीं। तो यहाँ पे देश के बारे में पूछा जा रहा है। और पहला ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो पोलैंड के जो विद्रोह को कुचला था ना, वो रूस ने कुचल दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए रेगुलर आता रहेगा। चलिए आज के आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आखिरी सवाल है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है किस राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रांस, रूस, इटली और जर्मन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस देश की जो राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, कौन, मारियान। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो आप तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।